और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में सीएम योगी युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। सीएम की कोशिश है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक और कामगारों की अपने प्रदेश में सुरक्षित वापसी हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं कि अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय प्रवासी कामगारों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकारी साधन से सभी को उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाए। और टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी कामगारों और श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक सम्मानजनक और सुरक्षित पहुंचाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लोग पैदल या दोपहिया वाहन से ना निकलें, क्योंकि ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि जो भी श्रमिक जहां हैं वहीं रुके रहें। प्रशासन उन्हें साधन उपलब्ध कराएगा, उन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में ही श्रमिक की स्क्रीनिंग हो, जिससे लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं, लेकिन क्या कुछ पूरा प्लान है? मतलब उनको लाना भी है, सुरक्षित उनको घर वापसी भी करानी है, और स्किलिंग की बात है कि क्वारंटीन सेंटर में उनकी स्किल की लिस्ट बना ली जाए। एक बड़े प्लान पर काम हो रहा है। अवधेश, आज की टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि मजदूरों की ससम्मान वापसी होनी चाहिए। यानी मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं कि ससम्मान वापसी उनको अन्य प्रदेशों से और उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से दूसरे ज़िले, यानी जहां वो रहते हैं वहां से उनके मूल जनपद भेजने की जो बात है वो पूरी तरीके से सम्मानित तरीके से हो। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो दृश्य देखे हैं उससे विचलित होकर, उससे भावविह्वल होकर और दुखी होकर मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को नकेल कसते हुए कहा है टीम 11 की बैठक में कि ससम्मान वापसी होनी चाहिए। जो मजदूर हैं वो प्यासे हैं, भूखे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी 55 ट्रेनों से लगभग 75,000 और दूसरे माध्यमों से 25,000, यानी कुल अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 1 लाख मजदूर आज उत्तर प्रदेश में आने हैं। उनको घर पहुंचाया जाए, लेकिन बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए। किसी भी तरीके से अगर खबर मुख्यमंत्री तक आ गई कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कल कई ऐसी तस्वीरें आई थी मुख्यमंत्री के समक्ष जब उन्हें ये देखने को मिला कि अधिकारियों द्वारा व्यवहार उचित नहीं किया गया, यानी जो पुलिस वाले हैं और दूसरे लोग हैं उन श्रमिकों, मजदूरों, कामगारों के साथ वो बेहतर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इससे विचलित मुख्यमंत्री आज की बैठक की शुरुआत में ही वो बरस पड़े अधिकारियों पर और उन्होंने कहा कि संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की ये जवाबदेही होगी कि उनके जिले में किसी भी श्रमिक, मजदूर और कामगार के साथ मिसबिहेव न हो, और साथ ही साथ उनके खाने पीने, उनके स्वास्थ्य परीक्षण का भी ख्याल जरूर रखा जाए। आज की बैठक में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का ध्यान अगर किसी बात पर था तो मजदूरों के ससम्मान घर वापसी पर था। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि इस निर्देश पर कितने अच्छे से अमल अधिकारी कर पाते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और गाजियाबाद में एक हाई राइज सोसाइटी ने नया नियम लागू कर दिया है। यहां पर RWA ने नियम जारी किया है कि सोसाइटी में रहने वाला शख्स अगर बाहर रहने वाले अगर किसी शख्स को बुलाएगा तो उस पर 11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेनल्टी जमा नहीं होने पर बिजली और पानी काटा जाएगा। मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी का है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, सोसाइटी कोरोना से सुरक्षित रहे, इसके लिए नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोसाइटी से बाहर के व्यक्ति को अपने घर बुलाता है तो 11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अपने अपने स्तर पर सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है भी, क्योंकि कोरोना संक्रमण से लड़ना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। अपने अपने स्तर पर भी अपनी और अपने आसपास के लोगों के जान बचाने का बीड़ा उठाना होगा।
और यही बीड़ा उठाया है गाजियाबाद की इस सोसाइटी ने, जिसने कहा है कि अगर बाहर के व्यक्ति को आप घर बुलाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। नोटिस ये दिया गया है कि आप सभी से निवेदन है, रिवरहेड परिवार से सबसे निवेदन है कि आप इस सोसाइटी में कोई बाहर का व्यक्ति ना लाएं। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आता है, उसका पास होना चाहिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। यदि उसके बाद भी कोई परेशानी है, कोई एमरजेंसी कोई परेशानी है, तो उसको भी देखा जाएगा किस तरीके से करा जाए। सोसाइटी वालों को समझाया गया, सोसाइटी वाले उसमें पूरे समर्थन में हैं और हमने वो नोटिस जारी किया गया कि अगर आपने ये सारे चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने ये नियम तोड़ा तो और बाहर के आदमी को आपने लाए, आपने गार्ड से धमका के, गार्ड से डरा के आपने अपने घर ले गए और उसका कोई टेस्ट नहीं है या उसका कोई पास नहीं है और वो पकड़ा गया, तो आप पे 11,000 रुपये की पेनल्टी होगी। और आपकी पेनल्टी आप जब ही देंगे, क्यों यहाँ तो पेनल्टी देंगे नहीं, पेनल्टी जब देंगे आपकी लाइट काट दी जाएगी। और विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरीके से ये कदम इस सोसाइटी ने उठाया है, किस तरीके से इसको ले रहे हैं और क्या इस नियम को और भी सोसाइटीज लागू कर सकती हैं? आज ये एमपी गंगा ने मुद्दा उठाया है। पहली बार ये गाजियाबाद से ऐसी खबर सामने आई है जिसे दिखाया गया है। और जो सोसाइटी के निवासी हैं, तकरीबन 1500 फ्लैट हैं यहाँ 7 टावर्स में, अधिकतर लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि राजनगर एक्सटेंशन में काफी सारी सोसाइटी, उनमें से 3 सोसाइटी सील कर दी गई थी क्योंकि वहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला था और सारे जो पॉजिटिव मरीज थे वो बाहर से आए थे, उसके बाद संक्रमण फैला था, जिस कारण से इस सोसाइटी में ये नियम लागू किया गया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, आपने देखा होगा यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की थी कि जो भी प्रवासी मजदूर आएगा या विदेश से जो यात्री आएंगे उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद उनको अपने जगह भेजा जाएगा। इसी को चलते हुए सोसाइटी ने, क्योंकि आसपास की कई सोसाइटियों में कोरोना पॉजिटिव मिला था और वहाँ संक्रमण फैला था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। और जो 11,000 रुपए जिससे पेनल्टी के रूप में अगर वसूले गए तो वो सारे पैसे पीएम केयर फंड में दान दिए जाएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मेरठ में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात को लेकर अब बीजेपी नेता भी चिंतित होने लगे हैं और यही वजह है कि बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि मेरठ जिले में कर्फ्यू लगाया जाए ताकि जो कुछ नासमझ लोगों की नासमझी से शहर के हालात बिगड़ रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। हमारे साथ विनीत शारदा जी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि कर्फ्यू लगाया जाए। कर्फ्यू मैंने कहा ना, जो नासमझ लोग आज सड़कों पर घूम रहे हैं उन नासमझ लोगों को सचेत करने के लिए मैं मानता हूँ लॉकडाउन भी एक कर्फ्यू होता है, परंतु कर्फ्यू इसलिए मेरा निवेदन है, कर्फ्यू लग के उन नासमझ लोग घर में बैठ जाएंगे और मेरा मेरठ, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा देश बच जाएगा। हमें अपने मेरठ को, अपने प्रदेश को, अपनी देवतुल्य जनता को बचाना है। इसलिए मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से कि मेरठ में कर्फ्यू लगा दीजिए और मेरठ में कर्फ्यू लगेगा तो जो नासमझ लोग सड़कों पर घूम रहे हैं वो अपने घरों में बैठेंगे। ये विनीत शारदा जी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कर्फ्यू लगता है तो इससे हमारा अमन और शांति बरकरार रहेगी और इस वैश्विक महामारी से हम बच सकते हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और आगरा में कोरोना के आंकड़े 750 से पार हो चुके हैं। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस सख्त हो गई है। आज लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री की डांट पड़ने के बाद एक बार आगरा प्रशासन फिर से कुंभकर्णी नींद से जागा है। दरअसल लॉकडाउन 3 के बाद आगरा में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह से तमाम जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आगरा में 750 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने डांट लगाई है कि आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगरा में आज पूरी तरह से कहा जाए एक पूरे शहर को बंकर बना दिया है, यानी ज़बरदस्त सख्ती देखने को मिल रही है। भगवान टॉकी चौराहा जो शहर का प्रमुख चौराहा है वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और किसी भी हालत में अननेसेसरी वजहों से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है जो स्कूटी से अब कहीं जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, तो इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई आवश्यक वजह नहीं है
उसका आईपीसी सेक्शन 188 में 188 में चालान किया जा रहा है। और ऐसे भी लोग जो किसी भी जुगत से या जुगाड़ से जिन्होंने पासेज बनवा लिए हैं लेकिन वो अति आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में आज लॉकडाउन का जो पालन हो रहा है वो कर्फ्यू जैसी स्थिति आज नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि आगरा में बड़ी संख्या में लोग फ्रिक्वेंटली बाहर निकल रहे हैं। तमाम जुगाड़ के तरीके से उनको बाहर उन्होंने पासेस बनवा लिए हैं। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और स्पष्ट संदेश सरकार की तरफ से भी है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन हरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बुहान बनने की तरफ आगे बढ़ चुके आगरा में स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आगरा में 750 से ज़्यादा मरीज़ कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 25 लोगों ने अपनी दम तोड़ दी है और ऐसे में जो तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी लगातार पब्लिक परेशान हो रही है। इसी बीच लॉकडाउन 3 का आगाज़ हुआ और लोगों को तमाम सहूलियतें भारत सरकार ने दी, लेकिन लोगों ने इसको कहा जाए एक तरीके से घर से बाहर निकलने का बहाना बना लिया और देखा गया कि बड़ी स्तर पर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने यहाँ के प्रशासन के पेच कसे हैं और ऐसे में आज बेहद ज़्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। हरी पर्वत चौराहा आप देख सकते हैं, हर तरफ, हर चौराहे की तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय है और ऐसे में जो बहुत अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार आगरा में संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसफ़र की ओर बढ़ चला है। बड़ी संख्या में चाहे पत्रकार हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, सब्जी वाले हों या हेल्थ वर्कर्स हों, लगातार बड़े स्तर पर संक्रमित हो रहे हैं। कॉलोनी बड़े बड़े ऐसे हॉटस्पॉट बन चुके हैं जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत थी कुछ टफ फैसले लेने की। और ऐसे में आज जो लॉकडाउन नज़र आ रहा है वो वैसा ही नज़र आ रहा है जैसे में कर्फ्यू जैसे हालात होते हैं। ऐसे में प्रशासन कई सारे सख्त कदम उठा रहा है। इसके साथ ही कई सारे ऑफिसर्स को भी अब यहाँ डिप्लॉय किया गया है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आगरा में स्थिति नियंत्रण में जल्द होगी। आगरा से कैमरा पर्सन हरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर बलिया से है, जहां पर पहला कोरोना का मरीज मिला है। बैरैया तहसील क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 4 मई को अहमदाबाद से ट्रेन से जौनपुर ये व्यक्ति पहुंचा था। 5 मई को जौनपुर से रोडवेज बस से बलिया आया और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और जो आशंकाएं बढ़ रही हैं कि लोगों की वापसी के साथ कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा है, यही आशंका यहां पर सही हुई। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में बलिया की तरफ आ रहे हैं, बलिया पहुंच रहे हैं, तो उसी क्रम में ये बैरिया तहसील क्षेत्र के चांददियर गांव का रहने वाला राहुल जो है वो अहमदाबाद से जौनपुर आया ट्रेन से और जौनपुर से बस से बलिया पहुंचा। बलिया पहुंचने के बाद बेलथरा रोड क्वारंटाइन सेंटर पर इसको रखा गया था क्वारंटाइन करने के लिए, जहां उसकी रैंडम सैंपलिंग की गई 10 लोगों की। उसके साथ 9 लोग और थे जिनकी सैंपलिंग की गई है। उस 10 लोगों में से एक राहुल जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जब से ये कोरोना पॉजिटिव मिला है, मिलने के बाद से बलिया जो है उत्तर प्रदेश का 74वां जिला बन गया कोरोना पॉजिटिव केस के मामले में। और अभी तक बलिया में था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ऑरेंज जोन में परिवर्तित हो गया है और यहाँ बिल्कुल, और चिंताएं बढ़ रही हैं कि बलिया में भी संक्रमण की दस्तक हो गई है। शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। और मुंबई में बेस्ट के कर्मचारियों को कोरोना हुआ है। 77 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो महाराष्ट्र में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 5 बेस्ट कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। 20 कर्मचारियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन 77 नए मामले सामने आ गए हैं। बेस्ट जो कि बस सर्विस है, 77 उसके कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मुंबई में पाए गए हैं और 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है संक्रमण के दायरे में आने के बाद। हालांकि 20 कर्मचारियों को ठीक भी किया जा चुका है, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है वो परेशान करने वाली है। 77 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
और उत्तर प्रदेश के ऑरेंज जोन वाले जिलों में भी कल से यूपी बोर्ड की कॉपियां जांची जानी है। जिन शहरों में कल से कॉपियां चेक होनी है उनकी संख्या 3 दर्जन के करीब है। संगम नगरी प्रयागराज भी ऑरेंज जोन में है। यूपी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, लेकिन यहां के टीचर्स कल से कॉपी चेक किए जाने का विरोध कर रहे हैं। तमाम टीचर्स मूल्यांकन का बायकॉट करने की भी तैयारी में हैं। इन टीचर्स का कहना है कि ऑरेंज जोन में कोरोना के कई संक्रमित मरीज होते हैं, बड़ी संख्या में लोग संदिग्ध होते हैं और साथ ही तमाम लोगों को क्वारंटीन भी किया जाता है। जिन केंद्रों पर कॉपियां जांची जाती है वहां पर सैकड़ों टीचर्स की भीड़ होती है। ऐसे में उन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन व्यवहारिक तौर पर मुमकिन नहीं है। इस वजह से ऑरेंज जोन वाले जिलों में कॉपी जांचने का मतलब टीचर्स को संक्रमण के खतरे में डालना है। जो उत्तर प्रदेश का शिक्षक है वो ये नहीं चाहता कि कापियां ना जचें, वो चाहता है कापियां जचें, लेकिन गृह मूल्यांकन के आधार पर कापियां जांची जाएं, शिक्षकों के घर में पहुंचा दी जाएं, जिससे कि मूल्यांकन भी हो जाए और शिक्षक सुरक्षित भी रहे। और क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं वह उत्तर प्रदेश का अपवाद विद्यालय ऐसे होंगे जहां पर कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस है, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को अमल में लाया जा सके। अपवाद मूल्यांकन केंद्र इस प्रदेश के होंगे जहां पर कि इतने कि 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था हो। इस प्रदेश में कोई ऐसा मूल्यांकन केंद्र नहीं है। और एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मोइन, आखिर क्या वजह है कि जो बोर्ड है वो शिक्षकों को अपने भरोसे में नहीं ले पा रहा है? क्या वाकई जगह की इतनी कमी है कि शिक्षक उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जब यूपी बोर्ड की कॉपियां जाती हैं तो वो यूपी बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं उन्हीं स्कूलों में जांची जाती हैं और सबसे जो प्रायोरिटी दी जाती है वो जीआईसीज को दी जाती है। लेकिन वहां भी इस तरीके के इंतजाम नहीं है कि आप ढेर सारे लोगों को एक साथ बिठा सके। एक कमरे में तमाम शिक्षकों को बैठना होता है, एक केंद्र पर कई 100 टीचर्स इकट्ठे होते हैं, तमाम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो शिक्षकों का ये जो कहना है कि वो व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे के टच में ना आए, ऐसा संभव नहीं है। वो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा है पूरे टाइम, ये भी मुमकिन नहीं है व्यवहारिक तौर पर। तो इसलिए जब तक हालात सामान्य ना हो तब तक कॉपियां ना जांची जाएं। और सरकार के लिए अगर कॉपियां जांचना बेहद जरूरी है ही तो कम से कम इस तरह के इंतजाम किए जाएं कि जो टीचर्स है उनके घर पर कॉपियां भिजवा दी जाएं, वो अपने घर पर जांचें तो कॉपियां भी जच जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और संक्रमण का खतरा भी बेहद कम हो जाएगा। तो टीचर्स की यही मांग है। अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला लेना है कि ऑरेंज जोन वाले जिलों में कल से कॉपियां जांची जाएंगी या नहीं जांची जाएंगी। लेकिन ज्यादातर टीचर्स विरोध में है और उनका ये कहना है कि फिलहाल वो कॉपियां नहीं जांचना चाहते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट के लिए। और बड़ी खबर आगरा से भी है, जहां पर 3 घंटे से हाई लेवल मीटिंग जारी है। मीटिंग में 2 आईएएस आगरा के मंडल आयुक्त मौजूद हैं, डीएम, सीएमओ समेत आला अधिकारी मौजूद हैं। चिंताजनक हालात को लेकर अधिकारियों का मंथन चल रहा है और आगरा में तो वैसे ही बहुत चिंताजनक हालात हैं। मुख्यमंत्री ने एक टीम गठित की है, 5 अधिकारियों का एक दल भेजा गया है। एडीजी, आईजी और एसएसपी भी मीटिंग में मौजूद हैं। तो इस वक्त आगरा में बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आगरा में संक्रमण का आंकड़ा 800 को पार करने जा रहा है। 3 घंटे से ये मीटिंग जारी है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या उस मीटिंग से कोई बात निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया, 3 घंटे से मीटिंग चल रही है। देखिए बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है। दरअसल आगरा के जो नोडल बनाए गए हैं आलोक कुमार प्रमुख सचिव रैंक के ऑफिसर हैं, आईएएस चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे समेत आगरा के मंडलायुक्त, डीएम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस समय मीटिंग ले रहे हैं। पूरा खाका खींचा जा रहा है किस तरह से इस बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि आगरा के हालात को किस तरह काबू किया जाए। तो ऐसे में सारी चीजों पर मंथन चल रहा है और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी इस समय पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनसे लॉ एंड ऑर्डर और लॉकडाउन को लेकर जो पूरी मीटिंग है वो भी अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। कुल मिला के कहा जाए बड़ी हाई लेवल मीटिंग है। टॉप मोस्ट ऑफिसर्स और जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो ऑफिसर्स डेप्यूट किए गए हैं, जो आज नए सीएमओ जिन्होंने आरसी पांडे ने पदभार संभाला है वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसके साथ ही जो एडिशनल डायरेक्टर हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कुल मिला के किस तरीके से इस वायरस की चेन को तोड़ा जाए, किस तरीके से इस आंकड़ों में इजाफा न हो, इस पर चिंतन मनन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री की क्या चिंता है उस बात को भी इस मीटिंग में रखा गया है।
और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये मीटिंग से केवल खाना पूर्ति न हो, एक सकारात्मक असर नजर आए और आगरा की जनता को इस महामारी से निजात मिले, ये मकसद हो इस मीटिंग का, तो ही ये मीटिंग सार्थक रहेगी। शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। तो बीते 3 घंटे से मीटिंग चल रही है आगरा में। मुख्यमंत्री ने जो टीम बनाई है वो भी इसमें मौजूद है और जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और इस हाई लेवल मीटिंग में यही समझने की कोशिश की जा रही, रणनीति पर काम हो रहा है कि कैसे आगरा को इस संकट से बचाया जाए। बड़ी खबर कौशाम्बी से भी है, जहां पर 2 पक्षों में झड़प हुई है। दोनों पक्षों में गोलियां चल गई। रंजिश के चलते दोनों पक्ष भिड़ गए। तो कौशाम्बी में 2 पक्षों में झड़प हुई और नौबत ये आ गई कि वहां पर फायरिंग हो गई। रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, वहां पर गोलीबारी हो गई। तो कानून व्यवस्था के लिए भी समानांतर चुनौतियां उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही हैं। ऐसी तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आ चुकी हैं, जहां पर फायरिंग हुई थी और अब कौशाम्बी में भी कुछ वैसा ही हुआ है। 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद गोलियां चल गई। अविसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविसार, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पर फायरिंग की नौबत आ गई? जी, दरअसल ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हैं और ये किसान हैं। ये अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान गांव के राजकुमार और इनके करीब परिवार के आधा दर्जन लोग लाइसेंसी राइफल और कुछ अवैध असलहे लेकर आ गए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जब गोलियां चल गई तो इनके कंधे से एक गोली छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर उनके परिवार के, राजेंद्र के परिवार के लोग भी आ गए। उन लोगों ने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी और आप देख सकते हैं कि एक विजुअल है जिसमें कई छर्रे लगे हुए हैं दीवार पे, कि ये दर्शा रहा है कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी उस समय की। गोलियां चली हैं और लोग खौफजदा हैं, अपने घरों में कैद हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इनकी कोई पुरानी रंजिश है। अब ये भी अभी नहीं बता रहे हैं कि आखिर क्या पुरानी रंजिश है। सिर्फ यही कहना है कि वो दबंग है, वो आए दिन ऐसी हरकत बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने फायरिंग अविसार की है, क्या उनको पकड़ा गया? क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंची है। क्या वहां पर फोर्स को तैनात किया गया गाँव में? अब जी, फोर्स तैनात कर दी गई है और एसपी अभिनंदन भी मौके पर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी या गिरफ्तार करने की कोई सूचना नहीं है। शुक्रिया विचार जानकारी के लिए। तो तस्वीर कौशाम्बी की दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कार्रवाई क्या होती है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के मामले में यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक या फिर रद्द करने की मांग की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहां पर मांग क्या की गई है, क्या तथ्य रखे गए? देखिए, ये पहले से ही बताया जा रहा था कि जो शिक्षा मित्र हैं वो इस डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और वैसा ही हुआ भी है। शिक्षा मित्रों का एक संगठन जो है वो पहुंचा है अब सुप्रीम कोर्ट में और जो वकील हैं इनके गौरव यादव और एक और वकील, 2 लोग के माध्यम से फिलहाल ऑनलाइन एसएलपी दाखिल की गई है और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से इस भर्ती पर फिलहाल जो फैसला है डबल बेंच का, उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि पूरी तरह संभावना जताई जा रही है कि कल इस शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। अगर किसी वजह से कल नहीं होगा तो परसों यानी 13 तारीख तक हर हाल में इसका भर्ती परीक्षा का परिणाम सामने आ जाएगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंचे हैं कि किसी भी हाल में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल रुक जाए कैसे भी करके, और जो इसका ऑर्डर आया था डबल बेंच का उस पर या तो स्टे लग जाए या रद्द हो जाए। हालांकि कितनी राहत मिलेगी अभी इन्हें वहां से ये देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही वहां पर कैविएट दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ और संगठन जो जीते थे उनकी तरफ से भी कैविएट दाखिल किया गया था। तो जाहिर है कि अपना कोई भी फैसला देने से पहले इन लोगों को सूचना भी दी जाएगी, इन लोगों का पक्ष सुना जाएगा, तो एक पूरा प्रोसेस होगा। ऐसे में इसलिए कितनी राहत मिल पाएगी ये अब देखना होगा और अपना बिल्कुल राहत कितनी मिल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
तो हालांकि सरकार ने भी मन बना लिया है कि जल्द से जल्द इसके परिणाम आ सकते हैं और एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको बताया था कि हो सकता है कि कल इसके परिणाम आ जाएं, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया है। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें रोक या रद्द करने की मांग की गई है। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर महिला की हत्या के मामले में खुलासा हो गया है। अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या हुई थी। पति ने ही महिला की हत्या करवाई। मड़ियाव में ये महिला की हत्या हुई थी। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ। हाथ साफ तो कोरोना साफ।